अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन और मैं हूं सबीउल हसन खान। जनावाला में पेश आया कुछ रोज़ कबल तेज़ाब गर्दी का अफसोसनाक वाक़या और इस पे पुलिस ने फ़ौरी तौर पर रिस्पॉन्ड करते हुए मुल्ज़िमान को पाबंद सलासिल किया। ये वाक़या क्यों पेश आया और जो विक्टिम है उनकी हालत इस वक्त क्या है, आइए प्रोग्राम शुरू करते हैं। और सबसे पहले पुलिस से जानेंगे कि ये किस तरह से वाक़या पेश आता है और वो किस तरह। सिटी जनावाला में SHO थाना सिटी यूसुफ शहजाद सिपरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। एक बड़ा ही नाजुक सा मामला है और ख़ास तौर पे तेज़ाब गर्दी के जो वाक़यात होते हैं इन पे रिस्पॉन्ड करना इफ़ेक्टिवली और प्रॉम्प्टली बड़ा ज़रूरी होता है। सर बहुत शुक्रिया वक्त इनायत करने का। वाक़या ये किस तरह से पेश आता है, पहले तो पूरा वाक़या इस्टेब्लिश कीजिएगा। ये दो ग्रुप हैं, इधर एक नोमान हैदर ग्रुप और एक शफकत ग्रुप है। ये आपस में इनका पहले भी कोई नोक झोंक चलती थी। तो बरोज़ वक़ुआ ये जो शफकत लोग हैं, ये इसके साथ एक लड़का था जैन, ये गए इधर अली मोबाइल शॉप है TMA मार्केट में, वहाँ पे ये कोई हैंड फ्री लेने के लिए जाते हैं। तो वो नोमान हैदर और अली हसन वगैरह वो वहाँ पहले मौजूद थे। ये शफकत वगैरह प्री प्लान जाते हैं, इनको पता चलता है कि वो वहाँ पे बैठे हैं। हालांकि वो किसी और जगह से भी वो हैंड फ्री ख़रीद ले सकते थे, लेकिन वो हैंड फ्री का बहाना करके जाते हैं और वहाँ पे उनसे लड़ाई शुरू कर देते हैं। तो दौरान लड़ाई झगड़ा इसने इधर से साथ करीब एक सुनार की दुकान है, वहाँ पे वो शोरे का तेज़ाब पड़ा था, तो जिसको हम H2SO4 बोलते हैं। तो वो बड़ा सल्फ्यूरिक एसिड है, उसको बोलते हैं, उसका फार्मूला H2SO4 है और वैसे उर्दू में उसको शोरे का तेज़ाब बोलते हैं। वो वहाँ से वो बोतल उठाता है और उठा के वो जो लड़का है नोमान हैदर उसके चेहरे पे गिरा देता है, जिससे उसका पूरा चेहरा और एक आँख जल जाती है। इसी तरह जो करीबी लोग खड़े थे जो उनको छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे उनके ऊपर भी गिर जाता है और कुछ छींटे इसके अपने ऊपर भी गिर जाते हैं। ये जो शफकत नामी बंदा था, तो जो ही हमें इतला मिली हमने फ़ौरी तौर पे वहाँ पे पहुँचे, रिस्पांस दिया और तमाम लोगों को वहाँ पे हमने ख़ुद अपनी कस्टडी में ले लिया। जो मुल्ज़िम था उसको भी कस्टडी में ले लिया और जो जितने भी वो तेज़ाब से मुतासरा थे उनको फ़ौरी तौर पे हॉस्पिटल एडमिट करवाया और उनके लिए तिब्बी इमदाद यहाँ पे हमने देने के बाद उनको अलाइड हॉस्पिटल रेफ़र करवाया। ये एक ऐसा वाक़या था कि जो फ़ौरी शहर में वो आग की तरह फैल गया और लोगों में एक अजीब सा इसमें एक एहसास पैदा हुआ, क्योंकि ये ऐसा वाक़या होता है जिससे एक आवाम में बेचैनी पाई जाती है, लेकिन हमने फ़ौरी तौर पर रिस्पॉन्स देते हुए उनको गिरफ़्तार कर लिया। मुल्ज़िमान कितने, एक ही मुल्ज़िम है या बाकी गिरोह के दीगर मुल्ज़िमान जो हैं उनको भी गिरफ़्तार किया गया? जी, ये टोटल 3 मुल्ज़िमान थे, उनमें से 2 मुल्ज़िम गिरफ़्तार हो चुके हैं। एक मुल्ज़िम बेल पे चला गया था, तो अभी इंशाल्लाह उसकी भी बेल खारिज करवा के वो भी जल्द अपने काफिर किरदार तक पहुँचेगा। जी अच्छा, ये बताइएगा कि कितने अरसे पहले से इनकी लड़ाई झगड़ा चल रहा था या वहीं पे इनका झगड़ा हुआ है और वहीं पे ये सारा कुछ हुआ है? असल में ये कोई पहले स्टूडेंट दौर में भी इनके मुख्तलिफ ग्रुप्स थे, तो तब से इनकी आपस में कुछ नोक झोंक चलती रहती थी। कोई ऐसी वाज़ेह इनकी लड़ाई शामिल नहीं थी कि जिसमें कोई इनकी FIRs हुई हूँ, लेकिन वो जैसे लड़कों के दरमियान स्टूडेंट्स लेवल पे एक नोक झोंक होती है, ये इनकी वैसे होती रहती थी। और उस दिन ये शफकत लोग जानबूझ के वहाँ पे इसी नीयत से गए थे कि हमने उनसे लड़ाई करनी है। अच्छा यूसुफ साहब, एक लफ्ज़ होता है इस्तेमाल तेज़ाब गर्दी, ठीक है, अब इसमें तखसीस नहीं की जा रही कि वो ख़ातून के साथ मामला हुआ है या फिर मर्द के साथ हुआ है। जैसे ही एक ये चीज़ आती है तेज़ाब गर्दी का वाक़या हुआ है तो फ़ौरन जो पहला ख़याल किसी ज़हन में आता है किसी इंसान के, वो ये आता है किसी ख़ातून के साथ ये वाक़या हो गया है। तो इसकी हसासियत के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि ये मामलात हसास कितने होते हैं? जी, ये मैंने पहले ही भी ये बताया कि ये मामलात जो तेज़ाब गर्दी का जहाँ पे नाम आ जाता है तो शहरियों में एक अदम तहफ़्फ़ुज़ का एक एहसास होता है, क्योंकि ये एक मामला ही ऐसा है जिससे इंसान की खुदा न खास्ता शक्ल और चेहरा तक बिगड़ जाता है। तो ये जो मुल्ज़िम है इसने इसके अंदर इतनी एक उसके अंदर एक गुस्से की एक दुश्मनी की आग भड़क रही थी कि जिससे उसने उसको अपने दिल को तस्कीन देने के लिए उसने उसके चेहरा तक जला दिया है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, ये पहले भी इनका कोई रिकॉर्ड है इन तीनों मुल्ज़िमान का या फिर ये पहला वाक़या इनसे हुआ है? नहीं, ये जो शफकत है ये रिकॉर्ड याफ्ता मुल्ज़िम है, इसके ख़िलाफ़ पहले भी मुख्तलिफ़ जराइम की FIRs हैं। किस नौइयत के जराइम?
चोरी डकैती की FIRs हैं इसके खिलाफ। चोरी और डकैती की FIRs हैं। ये गुज़श्ता दिनों ये अफसोसनाक वाक़या पेश आता है थाना सिटी जड़ांवाला की हदूद में। थाना सिटी लफ्ज़ पे मैं इसलिए ज़ोर दे रहा हूँ क्योंकि जड़ांवाला मुख्तलिफ़ वाक़यात की वजह से डिजिटल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया में ख़बरों में ये रहा है गुज़श्ता साल से अब तक। तो हसासियत का अंदाज़ा आप इस वाक़े की इसी बात से आप लगा सकते हैं। तो ये वाक़या पेश आता है, फ़ौरी तौर पे थाना सिटी की जो पुलिस है, SHO साहब ख़ुद हैं, ये रिस्पॉन्ड करते हैं और जाके मौके पे ये सब कुछ मौजूद होता है। थाना से ये बताइएगा कि कितने फ़ासले पे ये वाक़या होता है? ये तकरीबन कोई 500 मीटर के फासले पे, ये जो TMA मार्केट है, मेन मोबाइल जो मार्केट है, वहाँ पे हुआ ये इंसिडेंट। करीबी ये वाक़या होता है 500 मीटर पे, और फिर फ़ौरन वाक़या हुआ ही होता है तो ये SHO साहब और इनकी जो टीम है ये वहाँ पे पहुँचती है और वहाँ पे जो अक्यूज़ है उनको भी गिरफ़्तार किया जाता है और जो विक्टिम होते हैं उन्हें जो फ़र्स्ट एड है वो फ़ौरी तौर पे दी जाती है, अस्पताल पहुँचाया जाता है और फिर जो मज़ीद तिब्बी इमदाद के लिए अलाइड हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है। जब पहुँचते हैं या इनसे जानते हैं कि उस वक्त जो विक्टिम है उसकी हालत क्या होती है, ये इससे हवाले से थोड़ा बताइएगा। जी, जब हमने वहाँ पे हम पहुँचे हैं तो उस वक्त विक्टिम की बहुत बुरी हालत थी और देख के एक आम इंसान, एक आम शहरी खौफज़दा हो रहे थे। तो इसीलिए मैंने पहले भी बताया कि ये ऐसा वाक़या है तेज़ाब गर्दी का जिससे आम शहरियों में भी अदम तहफ़्फ़ुज़ का एक एहसास पैदा होता है। तो उस वक्त उसकी आँख और चेहरे की बहुत बुरी हालत थी, लेकिन हमने फ़ौरी तौर पे उसको सबसे पहले हॉस्पिटल लाना मुनासिब समझा ताकि उसकी तिब्बी इमदाद दी जा सके और अगर पॉसिबल हो तो उसकी आँख ज़ाया होने से बच जाए। बड़े फ़ौरी जिस तरह से बनता था, जैसे ही ख़बर मिलती है फ़ौरी पहुंचती हैं टीमें और जाके मुलज़मान को भी गिरफ़्तार किया जाता है और जो विक्टिम है उसके लिए जो मुमकिन होता है उस वक्त वो फ़ौरी तौर पे किया जाता है। एडवोकेट नासिर हबीब साहब और एडवोकेट यूनुस बेग साहब हमारे साथ हैं, उनकी टीम कानूनी पूरी हमारे साथ है। इनसे हम बात करते हैं ख़ास तौर पे तेज़ाब गर्दी के जो वाक़यात हैं, आए रोज़ बढ़ते हुए ये वाक़यात, इनकी वजूहात पे भी हम इनसे बात करेंगे और जो कानूनी पहलू हैं इस केस के उन पे हम इनसे बात करेंगे। सर बहुत शुक्रिया वक्त इनायत करने का। FIR आपने देखी, तेज़ाब गर्दी जो है उमूमी तौर पे अगर कोई ऐसा वाक़या होता है तो एक परसेप्शन है तेज़ाब गर्दी का, जहाँ नाम आता है तो ये होता है किसी खातून के साथ ये वाक़या पेश आया होगा, लेकिन यहाँ पे एक मर्द के साथ ये दो मर्दों की लड़ाई है और उसमें ये वाक़या अफसोसनाक पेश आया है। कानून क्या कहता है इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब ये किसी भी इंसानी अज़ा को जो है वो इस तरह किया जाता है, इन्फ्रिंज तो ज़ाया किया जाता है, तो इस पे मतलब मुख्तलिफ़ दफ़ात हैं जो PPC में हैं और स्पेशली इसमें जो दफ़ा जो है वो अट्रैक्ट करती है वो 336B है। इसमें जो सज़ा है वो सज़ा उम्र कैद है, कम से कम 14 साल है और इसमें एडिशन में जुर्माना भी है जो 10 लाख रुपए तक है। अब सूरत हाल ये है कि हमारे माशरे में अदम बर्दाश्त है, जिसका फ़ौरन जो मिसाल है उसकी वो शेख जवाद, काज़म जवाद जो है सूत्र मंडी का जो ब्रोकर था, उसका वाक़या है जिसमें उसने अपनी दोनों बीवियों और बच्चों को जो है वो सबको मौत के घाट उतार दिया। वो भी अदम बर्दाश्ती थी। ये जो एक ताजर दूसरे ताजर पे रिकवरी के मामले में जो उस पर तेज़ाब गिरा रहा है, ये भी मुआशरे का जो है वो अदम बर्दाश्त ही है। तो इसको हमारे जो है वो काउंसलिंग नहीं होती, जो इस वक्त ज़रूरत है वो काउंसलिंग की ज़रूरत है। हमारे मुआशरे में जो कंसोलर कम हैं और फितना परवर लोग ज़्यादा हैं और एक दूसरे को उसको जो इशू होता है उसको इन्फ्लेम करते हैं, जिसकी वजह से ये मैटर्स जो हैं वो अना का मसला बन जाते हैं और उसमें लोग जो है वो वायलेशन ऑफ लॉ करते हैं। यूनुस बेग साहब, आप ये बताइएगा कि ये एक सुनार की दुकान से इन्होंने सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये उठाया है इस वाक़े में। अब इस तरह खुलेआम ऐसी चीज़ों का मौजूद होना, किसी वेपन का मौजूद होना, इस पे भी कोई ऑफेंस होती है या ये हमारी इखलाकी ज़िम्मेदारी है कि कोई ऐसी चीज़ है तो उसको छुपा के रखें?
ڈیفینیٹلی دیکھیں ہمارے معاشرے میں مطلب کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم اوپنلی سیل آؤٹ نہیں کر سکتے، کچھ ایسی جو لوگوں کو نقصان مطلب پہنچاتے ہیں، جو بھی آپ کہہ لیں کہ جس طرح سے ہم ڈرگز کا مطلب کام ہے، اسی طریقے سے مطلب یہ بھی ایک چیز نقصان پہنچاتی ہے، انسانی جو صحت ہے اس کے لیے مضر ہے، انسانی جسم کے لیے بہت زیادہ مضر ہیں۔ تو ایک تو گورنمنٹ کی اس پہ بھی ڈیفینیٹلی مطلب بہت ساری پابندیاں بھی ہیں۔ آپ اگر ایسا کوئی جرم کرتے ہیں، کوئی ایسا مطلب کوئی ایسا کہہ لیں کہ جو چیز آپ رکھتے ہیں تو اس پہ بھی مطلب ہے، اس کا لائسنس باقاعدہ ہوتے ہیں، جو اگر آپ نے کوئی چیزیں سیل آؤٹ کرنی ہیں تو اس کا باقاعدہ لائسنس مطلب بنتے ہیں اگر آپ سیل آؤٹ کرتے ہیں، تاکہ وہ عام لوگوں کی اسیس میں نہ ہوں۔ اگر ہیں بھی تو اس کا پراپرلی آپ کو ریکارڈ رکھنا پڑتا ہے کہ کیا کیا چیز کس کس کو سیل آؤٹ کر رہے ہیں ہم۔ میں اس چیز کو، اس واقعے کو دیکھتے ہوئے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارے معاشرے میں مطلب ایک تو جو ملکی حالات ہیں، وہ جو ہمارے سیاستدان ہیں انہوں نے ہمیں اس نہج پہ پہنچا دیا گیا ہے کہ ہمارے اندر جو ہماری جو ملکی معاشی اس وقت جو کنڈیشن ہے اس میں ہر بندہ جو ہے وہ پس رہا ہے، اور ہر بندے میں عدم برداشت پیدا ہو گئی ہے ہمارے اندر۔ جیسے ناصر صاحب نے فرمایا کہ کاؤنسلنگ نہیں ہے ہمارے۔ اب ایک بندہ جب کسی ایک کرائسس میں آ جاتا ہے تو ہمیں اس کے لیے کاؤنسلنگ کے لیے ایک پہلی بات تو ہمارے اندر وہ جو ایجوکیشن یا وہ چیز نہیں ہے، ہمیں کوئی گائیڈ تربیت نہیں ہے، ہمیں کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے۔ پھر یہ ہے کہ کوپریشن نہیں ہے ہمارے درمیان۔ ایک بندہ جو کرائسس میں جا رہا ہے تو اس کو مورل سپورٹ دینے والا نہیں ہے۔ آپ کہہ لیں کہ پیسے کے لحاظ سے یا کسی اور طریقے سے تو کسی بندے کو آپ نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم آپ مورلی تو اس کو اتنا زیادہ مطلب بوسٹ اپ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں واپس آ سکیں۔ یہ بہت سارے ایسے واقعات ہیں۔ ہمیں جو لوگ ہیں من حیث القوم یا ایک معاشرتی مطلب لحاظ سے ہمیں ایسا ایک سیٹ اپ ہمارا ہونا چاہیے کہ ہمیں اخلاقی طور پہ لوگوں کو اٹھانا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ کرائسس میں ہے تو اس کی ہمیں اخلاقی طور پہ ہمیں اس کا بہت زیادہ ساتھ دینا چاہیے۔ اور یہ جو چیزیں ہیں کہ مطلب لین دین کے معاملات ہیں، تنازعات ہیں، ان کو بیٹھ کے حل کیا جا سکتا ہے، یہ معاملات حل ہو سکتے ہیں۔ لیکن اب ہم اگر اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، جیسے انہوں نے ایک ایگزامپل دی کہ اس نے اپنی بیوی اور بچوں کو ہی مطلب فرض کریں موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، تو یہ دیکھیں یہ کس طرف ہمارا جو معاشرہ ہے کس طرف جا رہا ہے، کس طرح سے ٹرینڈز جو ہیں ان پہ ہمیں غور کرنا ہوگا، اور اس چیز پہ بہرحال ہمیں ہی ایک معاشرے کا فرد ہونے کی حیثیت سے سوچنا ہوگا کہ اگر ہمارا کوئی بہن بھائی، ہمارا کوئی دوست کسی ایسے مسئلے میں ہے جہاں سے یہ ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے کہ وہ اپنے آپ کو کوئی نقصان پہنچائے یا اپنے ارد گرد کے لوگوں کو کوئی نقصان پہنچائے، تو اس کی پراپر کاؤنسلنگ ہونی چاہیے۔ نہ ہونے کی وجہ سے ناصر حبیب صاحب اور یونس بیگ صاحب، ان کی لیگل ٹیم ہمارے ساتھ تھی۔ قانونی اور اخلاقی پہلوؤں پہ ہم نے اس کے بات کی۔ ایک جو چیز ہم بارہا اپنے پروگرام کے توسط سے آپ سے گوش گزار کر چکے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے، اس میں بھی جب ہم نے جو مدعیان ہیں ان سے جب ہم نے بات کی تو یہ بتا رہے تھے کہ پہلے بھی ان دونوں کے درمیان کوئی جھڑپ ہو چکی ہے۔ آپ ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں یا آپ سینس کر رہے ہیں کہ یہ کسی بڑی واردات کا یا بڑے مسئلے کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے، تو خدا را اس کو بیٹھ کے سلجھانے کی کوشش کریں، اور اگر آپ سلجھا نہیں پاتے تو فوری طور پہ جو ریلیونٹ پولیس اسٹیشن ہے یا یونینز ہیں ان کو مطلع کریں، ان کو انگیج کریں اس سارے معاملے میں، تاکہ کوئی بڑا واقعہ نہ ہو سکے جیسا کہ اب یہ واقعہ ہوا ہے۔ آج کے اس پروگرام سے سبیع الحسن خان کو ٹیم مجرم کون سمیت اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔